नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2023 के लिए संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट संस्कृत पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख पहली वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शिक्षक बनने तक ये चैनल आपके साथ खड़ा रहेगा। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सामान्य रूपेण भाषा शिक्षकः स्वकक्षायाः परिस्थितिं विशेष प्रस्तूय कांचित् प्रश्नान् अवस्थाप्य अनुभवान् कथन पूर्वकम आरभ्यते एतत् कथ्यते। इसका हिंदी में अनुवाद ये हुआ कि सामान्य रूप से एक भाषा का शिक्षक स्व कक्षायाम यानी कि अपनी कक्षा में किसी विशेष परिस्थिति का वर्णन करता है, कुछ प्रश्न पूछता है और अपने अनुभव को शेयर करता है। जो कक्षा है, जो पाठ है, उसको प्रारंभ करने से पहले इसको क्या कहेंगे? तो देखिए, बच्चे को जब कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले, क्योंकि वो तो चीज़ उसके लिए नया है, बच्चे के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है और इस प्रेशर को कम करने के लिए टीचर पहले क्या करता है कि उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कठिन टॉपिक है तो अचानक से जाकर के बच्चे को पढ़ाया जाने लगे तो उसके ऊपर तो एक प्रेशर पड़ेगा ना, क्योंकि सारी चीज़ें उसके लिए नहीं है। आज हम लोग प्राइमरी स्तर के बच्चों की बात कर रहे हैं, कक्षा 1 से 5 के बच्चों की बात। कक्षा 1 का बच्चा 6 साल का है, उसको आप डायरेक्टली पढ़ाने नहीं लगेंगे, पहले उसको क्या करेंगे, कंफर्टेबल करेंगे उस इन्वायरमेंट में, क्योंकि 6 साल का बच्चा आते आते कक्षा में तो पहले रोने लगता है, तो उसको पहले माहौल में ढालेंगे, थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल करेंगे। और ये कैसे होगा? जब उससे हम लोग बातचीत करेंगे, यानी कुछ प्रश्न उससे पूछेंगे, टीचर अपने अनुभव को शेयर करेगा, बच्चे भी अपने अनुभव को शेयर करेंगे। इसके अलावा जो टीचर है वो किसी विशेष परिस्थिति का वर्णन करेगा कक्षा को प्रारंभ करने से पहले, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्री रीडिंग टास्क, यानी कि पूर्व पठन कार्य। देखिए, प्री रीडिंग टास्क, अब प्री रीडिंग टास्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि पठन कार्य करने से पूर्व ये क्रिया की जा रही है। बाकी के विकल्पों को अगर आप देखेंगे तो वाइल रीडिंग टास्क, यानी कि पढ़ने के दौरान तो की नहीं जा रही है, पढ़ने से पूर्व की जा रही है, तो ये उत्तर नहीं होगा। ऑन गोइंग टास्क, ऑन गोइंग का मतलब क्या होता है कि पढ़ रहे हैं आप और उसी दौरान कोई काम या फिर इस प्रकार की एक्टिविटी की जाए, तो ये काम साफ शब्दों में लिखा गया है कि आरंभ करने से पहले ये एक्टिविटी कराई जा रही है, तो ऑन गोइंग नहीं होगा। पोस्ट रीडिंग का मतलब क्या होता है कि पढ़ाने के बाद ये एक्टिविटी कराने की बात की जा रही है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि पाठ प्रारंभ करने से पहले ये सब एक्टिविटी कराई जा रही है या फिर बच्चे को कंफर्टेबल किया जा रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्री रीडिंग टास्क, पूर्व पठन कार्य, ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पठन सामर्थ्यस्य मूल्यांकनाय अधस्तनेषु किम उपयुक्तम, यानी कि कहा यह जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के पठन के सामर्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? बच्चे पाठ को पढ़ पा रहे हैं या नहीं, इसका मूल्यांकन करना है, तो कैसे इसका मूल्यांकन करेंगे, कौन सा उपयुक्त है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि वर्णमाला अभिज्ञानम, वर्णमाला का ज्ञान। देखिए, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर के 5 तक माना जाता है। अब 5 में जब बच्चा रहेगा तो क्या केवल वो वर्णमाला के बारे में जानेगा? नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा वो जानता है। कक्षा 1 में जाने से पहले ही प्री प्राइमरी में बच्चा जब 3 से 6 साल का है, आप लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा होगा, तो उसमें प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट आ चुका है, यानी कि बच्चे को आंगनबाड़ी के माध्यम से, या फिर जब बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है तो आप लोगों ने नर्सरी सुना होगा, फिर LKG सुना होगा, फिर UKG सुना होगा, यानी कक्षा 1 में जाने से पहले ही बच्चे को वर्णमाला का ज्ञान हो जाता है। तो केवल वर्णमाला का ज्ञान यहां पर संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के पढ़ने के सामर्थ्य का मूल्यांकन करना है तो प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक होता है, ठीक है, तो केवल वर्णमाला तक बच्चा सीमित नहीं रहेगा। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है विराम आदि चिन्हानाम ज्ञानम, विराम आदि चिन्हों का ज्ञान। विराम चिन्ह क्या होते हैं? जैसे कि फुल स्टॉप, इसके अलावा डबल इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप यानी कि खड़ी पाई, डबल इन्वर्टेड कामा, इस प्रकार से सिंगल इन्वर्टेड कामा, कॉमा, ये सब विराम चिन्ह बोले जाते हैं। तो देखिए, बच्चा केवल इतने तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि कोई बच्चा 5 में है तो उसकी आयु 11 साल की होगी, और 11 साल की एज में बच्चा किसी भी पाठ को पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो बच्चे को इसका भी ज्ञान होगा कि कहाँ पर हमें कम समय के लिए रुकना है, कहाँ पर ज़्यादा समय के लिए रुकना है, किस बात को विशेष तौर पर कहा जा रहा है, किस बात को कोट किया जा रहा है, ये सब कुछ बच्चे को ज्ञान होता है, लेकिन ये बहुत संकुचित है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, कहा जा रहा है पठन धारा प्रवाहिता, यानी बच्चा उसको फ्लुएंटली पढ़ पा रहा है या नहीं, इसके बारे में बात की जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है प्राइमरी में। प्राइमरी में सिर्फ
इतना अपेक्षा की जाती है बच्चे से कि बच्चा जो कुछ भी पढ़ रहा है उसका अर्थ ग्रहण कर ले। देखिए पाठ अवबोधनम, अवबोधन का मतलब क्या होता है कि बच्चा उसको समझ पाए। अब देखिए प्राइमरी का जब बच्चा है, कक्षा 1 से 5 का बच्चा है, तो उससे बस इतनी अपेक्षा की जाती है कि जो कुछ भी पाठ है उसके सम्मुख वो उसको पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर ले। अब बाकी के जो विकल्प हैं वो इसमें पहले से समाहित है। पाठ पढ़ करके अगर उसका अर्थ ग्रहण कर रहा है, यानी कि उस पाठ में जो वर्णमाला आए हुए हैं उसको समझ पा रहा होगा, तभी तो उसका अर्थ समझ पा रहा है, यानी वर्णमाला विज्ञान पहले से इसमें संकुच इंक्लूडेड है। इसके बाद से विराम आदि चिन्ह की बात करें तो जब बच्चा इन सभी चीजों को समझ पा रहा होगा तभी तो इसका अर्थ ग्रहण कर पा रहा है, यानी कि ये पहले के जो 2 विकल्प हैं वो ऑप्शन नंबर 3 में पहले से इंक्लूडेड है, इसलिए पहला और दूसरा तो संकुचित हो गया। एक ही विकल्प जो ब्रॉड सेंस में ऑप्शन नंबर 3 पाठ और बोधनम, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणस्य प्रधानम अवधानम भवेत। देखिए संप्रेषण का मतलब होता है, अंग्रेजी में से कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें यह बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल के लिए भाषा शिक्षण की कक्षा में निम्नलिखित में से किस पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। चलिए पहला विकल्प दिया गया है विद्यार्थिभ्यः मूल भाषाविद भाषण करणार्थनम उत्साहवर्धनम। कहा यह जा रहा है मूल भाषाविद, मूल का मतलब बच्चे की जो मातृभाषा है उसमें उसको भाषण यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। देखिए हमसे प्रश्न ये बोला गया है कि बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है, इसके लिए ज़्यादा किस पर फोकस करना चाहिए। हमसे ये नहीं पूछा गया है कि उसकी मदर टंग में ही कम्युनिकेट कराना है या फिर टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ये संकुचित कर दे रहा है उसकी मदर टंग को यूज करने से, क्योंकि बच्चा केवल अपनी मदर टंग थोड़ी सीखेगा, धीरे धीरे वो विद्यालय की औपचारिक भाषा जो है उसे सीखेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि बच्चा जो है वो एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीखेगा। तो चूंकि पहला विकल्प जो है केवल बच्चे की मदर टंग की बात कर रहा है, संकुचित है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, लक्ष्य भाषायाः संरचनानां प्रति अवधानम। लक्ष्य भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज की बात की जा रही है, यानी अंग्रेजी जो टारगेट लैंग्वेज हो सकता है या फिर कोई अन्य फॉरेन लैंग्वेज जो टारगेट लैंग्वेज हो सकता है उसके संरचना यानी उसके स्ट्रक्चर के प्रति ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। क्यों? मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस करना है, ना कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पर फोकस करना है। बच्चा किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीखे, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि मदर टंग ना कि टारगेट लैंग्वेज, इसलिए ये भी निगेटिव है। जिस प्रकार से पहला वाला विकल्प मदर टंग की वजह से निगेटिव हो गया था, दूसरा वाला टारगेट लैंग्वेज की वजह से निगेटिव हो गया, ठीक है। चौथा देखिए अभ्यास बलेन उच्चारणम प्रति अवधानम। देखिए अभ्यास बलेन यानी कि बल दे करके अभ्यास करने की बात की जा रही है, यानी एक ही चीज को बार बार रिपीट करने की बात की जा रही है। इस तरीके से बच्चा कुछ सीखेगा नहीं बल्कि मशीन बन जाएगा, क्योंकि एक ही चीज को जब जबरदस्ती बच्चे से कराया जा रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अभ्यास बलेन बोला गया यानी जबरदस्ती कराया जा रहा है, बल दे करके उससे बार बार अभ्यास कराया जा रहा है। इस वजह से यह विकल्प निगेटिव है। बच्चे को मशीन नहीं बनाना है बल्कि उसको सिखाना है, इस वजह से यह निगेटिव हो गया। अब हमारे पास बस एक ही विकल्प बचाया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। कहा यह जा रहा है कि विद्यार्थिभ्यः संप्रेषणम सामर्थ्य प्रदानम, यानी कि संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल और विद्यार्थी और सामर्थ्य प्रदानम, यानी कि बच्चे को कम्युनिकेशन कर पाए इसके लिए उसको सामर्थ्य प्रदान किया जाए। ये महत्वपूर्ण बात होता है कम्युनिकेशन स्किल के भाषा शिक्षण के कक्षा में ध्यान देने के लिए, यानी कि यहां पर लैंग्वेज की बात नहीं होगी, बस बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल की बात होगी, वो किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकता है, ठीक है। पहला दूसरा विकल्प चूंकि पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात कर रहा था इस वजह से निगेटिव हो गया था, और तीसरा विकल्प जो है ये ब्रॉड सेंस में, ये कोई पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा है, ये कम्युनिकेट करने की बात कर रहा है, क्योंकि भाषा जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम मात्र है। बच्चे में अगर कम्युनिकेशन स्किल आ गया तो बिना भाषा को जाने भी वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन अपने बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे में संप्रेषण का सामर्थ्य पैदा किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था या पद्धति ही भाषा संयोजने शारीरिक क्रियासु आधारिता, यानी कि वह पद्धति जिसमें भाषा के साथ साथ शारीरिक क्रियाकलाप का संयोजन होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि यह जो क्रियाकलाप और भाषा एक साथ संयोजन पर आधारित होता है उसे, उस पद्धति को क्या कहते हैं, हमसे पूछा जा रहा है। तो इसे हिंदी में संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया बोलते हैं, या फिर इसी को इंग्लिश में बोला जाता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, प्राथमिक में आप देखेंगे कि बच्चों के स्कूल में जब आप जाएंगे तो वहां पर देखेंगे टीचर जो कुछ भी बच्चे को कविता पढ़ा रहा होता है या फिर पढ़ा रही होती है, वो उस
शब्दों को अपने बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। जैसे कि एक कविता है बच्चों के पाठ में, एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। तो जब टीचर मोटा हाथी यानी मोटा शब्द यूज करेगी तो अपने दोनों हाथों को फैला करके मोटापे का इशारा करेगी, और जब हाथी शब्द यूज करेगी तो अपने हाथ के केहूनी को नाक से सटाते हुए सूंड बनाने का इशारा करेगी ताकि बच्चे हाथी को समझ पाए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि कई क्रियाकलाप कराते हुए बच्चे को कविता या फिर कहानी बताई जाती है। ये इसलिए होता है कि बच्चे की इंद्रियां जितना ज़्यादा एक्टिव होंगी, बच्चे का अधिगम उतना ज़्यादा अर्थपूर्ण हो सकता है। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपको केवल बोल करके बताऊं, प्राइमरी टीचर अगर केवल बच्चों को बोल करके बताए तो बच्चे केवल उसको सुन रहे हैं, यानी कि उसकी कान की जो इंद्रियां बस वो एक्टिव है। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी करके दिखाया जाए तो उस समय कान की इंद्रियां तो एक्टिव होंगी ही होंगी, बच्चे की जो चक्षु है यानी जो उसकी आंख है वो भी एक्टिव होगी, और जितनी ज़्यादा इंद्रियां एक्टिव होती हैं किसी चीज़ को सीखने के दौरान उसका अधिगम उतना ही अर्थपूर्ण होता है। और इसका एक और फायदा है, ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें सभी प्रकार के बालक एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हैं, जिसमें श्रवण बाधित बालक भी है, दृष्टि बाधित बालक भी है। अब कोई मान लीजिए कि श्रवण बाधित बालक है जो कि टीचर पढ़ाने के दौरान वो सुन नहीं सकता है, लेकिन एटलीस्ट जब टीचर अपने बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर रहा होगा तो बच्चा उसको देख करके समझ सकता है कि हाँ किस टॉपिक पर बात हो रही है। या फिर मान लीजिए कि कोई बच्चा दृष्टि बाधित है तो वो टीचर के एक्टिविटी को नहीं समझ पा रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख सकता है, लेकिन कम से कम सुन तो सकता है। तो इससे क्या होता है कि समावेशी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं सबको टारगेट किया जा सकता है और सब तक इंफॉर्मेशन शेयर किया जा सकता है, और साथ ही साथ जितनी ज्यादा इंद्रियां एक्टिव होंगी उतना अधिगम तो अर्थपूर्ण होगा ही होगा। यानी कि जो कुछ भी बोला जा रहा है, देखिए जो कुछ भी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसको शारीरिक क्रिया यानी कि बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से या फिर एक्टिविटी के माध्यम से उसका संयोजन करना, ये पद्धति जो होती है इसे हम लोग टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी कि संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आधारभूतायाः साक्षरतायाः आंकिक योग्यतायाः पूर्व आवश्यकताः, यानी कि इसे अंग्रेजी में इमरजेंट लिटरेसी बोला जाता है। यानी कि जो मूलभूत साक्षरता है उसके लिए क्या आवश्यक है, मूलभूत साक्षरता और आंकिक योग्यता के लिए क्या आवश्यकता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बच्चे को पढ़ना आ जाए यानी कि कोई लिखा हुआ चीज़ है तो उसको पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर ले, अपने आप को लिख करके एक्सप्रेस कर ले, और आधारभूत यानी बेसिक जो अंकों का ज्ञान है जिसमें मूल संक्रियाएं जो आती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग और अंकों का ज्ञान, इतना बच्चे को आ जाए तो इसे ही बोलते हैं आधारभूत साक्षरता यानी इमरजेंट लिटरेसी या फिर मूलभूत साक्षरता। ठीक है, जिसमें बच्चे को पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए और बेसिक जो आंकिक योग्यता है, अंकों का ज्ञान, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब कुछ आ जाए तो इसे ही हम लोग बोलते हैं आधारभूत साक्षरता। ऑप्शन नंबर 2 एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्याकरण शिक्षणाय यत कानिचन कार्याणि छात्रेभ्यः प्रदेयानि तेषाम अधोलिखितेषु किम उपयुक्तम। देखिए कहा यह जा रहा है कि व्याकरण शिक्षण के दौरान कानिचन का मतलब होता है कुछ कार्य छात्रों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तेषाम का मतलब होता है उनके, यानी कि उनके लिए व्याकरण शिक्षण के दौरान कुछ कार्यों को प्रदान करना उनके लिए किस प्रकार से ये उपयुक्त हो सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थपूर्ण भवितव्यम, यानी कि व्याकरण सीखने के दौरान उससे जुड़ा हुआ कोई भी कार्य जो दिया जाएगा जो कि उससे जुड़ा हुआ है तो वो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण अधिगम का काम करेगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं अगर उसको उसके परिवेश से जोड़ दिया जाए तो वो उसके लिए अर्थपूर्ण हो जाता है। जैसे कि बच्चा जब भी विद्यालय आएगा, भले ही प्राइमरी कक्षा 1 में पहली बार विद्यालय क्यों ना जा रहा हो, उसके पास अपना पूर्व का अनुभव होता है। बच्चे पहले से कुत्ते बिल्ली ये सब चीज़ों को देखे हुए हैं, इसीलिए बच्चे को जब सिखाया जाता है कि सी फॉर कैट, तो सी अल्फ़ाबेट को सिखाया जा रहा है लेकिन वो कैट से जोड़ा जा रहा है, बिल्ली से जोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिल्ली बच्चे ने अपने परिवेश में पहले से देखा हुआ है, और एनसीएफ 2005 यही कहता है कि जो चीज़ बच्चे ने अनुभव पहले से किया है, बिल्ली वो पहले से देखा हुआ था अपने परिवेश में, इसलिए इस बिल्ली से जोड़ करके उसको सी अल्फ़ाबेट पढ़ाया जाता है। यानी कि जो कुछ भी बच्चा एक्टिविटी के दौरान कर रहा है वही चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्याकरण सीखने के दौरान अगर उसको कुछ कार्य दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए अर्थपूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर 1 एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधोलिखितेषु व्याकरण अनुवाद प्रविधि किम ना करोति। व्याकरण अनुवाद प्रविधि को अंग्रेजी में ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है। यानी कि कहा यह जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड नहीं करता है। ध्यान से समझिएगा, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, इसमें बच्चे के मदर टंग में जो कठिन वर्ड्स आ रहे हैं उसके शब्दों को, टारगेट लैंग्वेज के कठिन शब्दों को उसकी मदर टंग में बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है तो उसमें कुछ कठिन शब्द आ गए तो उन कठिन शब्दों का अनुवाद बच्चे को मदर टंग, मान लीजिए मदर टंग हिंदी है तो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बताया जाता है ताकि बच्चा ठीक ढंग से सीख पाए। तो यहां पर जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें बच्चे को कम्युनिकेशन करने का मौका ही नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि टीचर जो है वो टारगेट लैंग्वेज का तो अनुवाद उसकी मदर टंग में कर दे रहा है, यानी कि जो बच्चा है वो टारगेट लैंग्वेज का यूज ही नहीं कर रहा है कम्युनिकेशन करने के सेंस में। और जब कम्युनिकेशन नहीं करेगा टारगेट लैंग्वेज में, अंग्रेजी में जब कम्युनिकेशन कर ही नहीं रहा है, इंटरेक्शन कर ही नहीं रहा है, बातचीत कर ही नहीं रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं होगा उस टारगेट लैंग्वेज को लेकर के। ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है कि क्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, छात्राणाम संवाद कौशलम वर्धनम। संवाद का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, और कौशल का मतलब क्या होता है, स्किल, और वर्धनम का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। यानी कि ये जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, यानी कि व्याकरण अनुवाद प्रविधि है, ये छात्रों में संवाद कौशल को नहीं बढ़ाती है। यही हमसे पूछा गया था, क्या नहीं करता है, तो ये संवाद कौशल को नहीं बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधोलिखितेषु उक्तिषु का समचीना, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एप्रोप्रिएट है। समचीना का मतलब कि कौन सा उचित है, कौन सा सही है। ध्यान से देखिएगा, सीटेट परीक्षा की खूबी यह है कि चारों विकल्प आपको पॉजिटिव लगेंगे, लेकिन चारों में मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है वो आपको चुनना होता है। ठीक है, चलिए, पहला विकल्प दिया गया है, भाषा कक्षाएं उत्कृष्ट पाठः संस्कृति गभीरा भवेत, यानी कि कहा यह जा रहा है कि भाषा की कक्षा में उत्कृष्ट पाठ जो होता है वो बच्चों की संस्कृति को अपने में कहीं ना कहीं जोड़े हुए होता है। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। परिवेश यानी बच्चा जो कुछ भी अपने आसपास देख रहा है, आसपास में उसकी संस्कृति भी आती है, यानी कि ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर भी मैं स्टार लगा रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा क्यों। दूसरा विकल्प दिया गया है, उत्कृष्ट पाठे सर्व व्याकरणम संरचनानाम समावेशे भवेत, यानी कि उत्कृष्ट पाठ जो होता है वो व्याकरण के सभी नियमों को, सभी संरचनाओं को अपने अंदर समाहित किया होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे को जो व्याकरण पढ़ाना है वो उसके पाठ से जोड़ करके पढ़ाना है, अलग से नहीं पढ़ाना है। क्योंकि बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, उनके लिए पाठ के माध्यम से, कहानी के माध्यम से ही उनको व्याकरण के नियमों को बताया जाता है, अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, इसलिए फिर भी मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं। ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्यों, आगे आपको पता चलेगा। देखिए, दोनों विकल्प पॉजिटिव हैं, फिर भी मैं स्टार लगा दिया। ठीक है, चौथा विकल्प देखिए क्या कहा जा रहा है, उत्कृष्ट पाठः समुचित दैर्ध्येन युक्ता भवेत। समुचित दैर्ध्येन का मतलब क्या हो गया कि पाठ जो होना चाहिए वो उचित लंबाई का होना चाहिए। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि मान लीजिए प्राइमरी का बच्चा है, कक्षा 1 का बच्चा है, अब उसके लिए कहानी का जो लेंथ है, ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरा 10 पेज का कहानी दे रहे हैं, नहीं, बच्चे के लिए कहानी की जो लेंथ होती है ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 पेज होती है मैक्सिमम। तो वहीं बोला जा रहा है कि बच्चे के पाठ की जो लंबाई होनी चाहिए वो उचित समुचित दैर्ध्येन यानी कि उचित लंबाई की होनी चाहिए। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, फिर भी मैं स्टार लगा रहा हूं। क्यों? तीनों विकल्प अभी तक पॉजिटिव थे और हमसे एप्रोप्रिएट वाला ही पूछा जा रहा है, पॉजिटिव वाला ही पूछा जा रहा है। एक बार तीसरे विकल्प को देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। तीसरा विकल्प दिया गया है, भाषा कक्षाएं उत्कृष्ट पाठः छात्रेभ्यः रुचिकरः प्रासंगिक च भवेत। रुचिकर मतलब कि बच्चे के लिए जो पाठ उसकी कक्षा में दिया गया है वो उसके रुचि का होना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि थार्डाइक के रुचि के नियम के हिसाब से आपने पढ़ा होगा कि बच्चे जिस भी कार्य में रुचि लेते हैं वो अधिगम उनका अर्थपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। ये तो रुचि का नियम कहता है। साथ ही साथ यहां पर प्रासंगिक बोला जा रहा है। प्रासंगिक का मतलब कि उनके रेफरेंस से जोड़ करके। अब देखिए, मान लीजिए बच्चे को कोई भी पाठ पढ़ाया जा रहा है तो वो बच्चे की संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। अब यहां पर जो चैप्टर बच्चे को पढ़ाया जाता है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में होगा और अमेरिका में कोई चैप्टर बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो वहां के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाया जाएगा। ये क्या है? ये उनके रेफरेंस में ही तो पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे की संस्कृति है उसी से तो जोड़ करके पढ़ाया जा रहा है, इसी को प्रासंगिक बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर पॉजिटिव है। आपको लगेगा चारों विकल्प पॉजिटिव, अब हम कौन सा चुने? ध्यान से समझिएगा, पहले विकल्प को ध्यान से देखिए। कहा जा रहा था कि बच्चे का जो पाठ होगा वो उसकी संस्कृति से जोड़ करके देखा जाएगा। अब प्रासंगिक जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं संस्कृति को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो तीसरा पहला वाला विकल्प है वो पहले से तीसरे वाले विकल्प में इंक्लूडेड है, इसलिए ये केवल संस्कृति की बात कर रहा था, संकुचित था। अब हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प देखिए, कहा यह जा रहा है कि बच्चे का पाठ का जो व्याकरण होगा वो
जो व्याकरण होगा उसकी पाठ में ही समाहित होगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि बच्चे के प्रासंगिक और उसकी रुचि का भी होना चाहिए। रुचि का होगा तो जाहिर सी बात है उसमें जो व्याकरण के नियम है समाहित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत ब्रॉड सेंस में नहीं था, संकुचित था, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चौथा विकल्प देखिए, कहा यह जा रहा था कि उसकी कहानी की जो लंबाई है वो उचित होनी चाहिए। तो ये बात तो अगर लंबाई उचित होगी तभी तो बच्चा उसमें रुचि लेगा, यानी कि बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके ही लंबाई तय की जाएगी। यानी कि लंबाई वाला ये भी अपने आप में संकुचित था, सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो विकल्प है वो कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई कर पा रहा है, तीसरा विकल्प इसको जस्टिफाई कर पा रहा है। यानी कि तीसरा विकल्प सबसे ज्यादा ब्रॉड सेंस में है, जिसमें बच्चे की रुचि की भी बात की जा रही है, उसके संस्कृति से रेफरेंस लेने की भी बात की जा रही है, और साथ ही साथ अन्य जो मुद्दे दिए गए हैं बाकी के 3 विकल्पों में उसको भी वो कहीं ना कहीं इंक्लूड कर रहा है। इसलिए बाकी के जो 3 विकल्प हैं वो संकुचित है, और ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज्यादा ब्रॉड सेंस में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपके मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के सेंस में, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार के ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के सेंस में, क्योंकि एक एक वर्ड को समझाना बहुत मुश्किल है। अपने आप में चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, तो आप मेरे लिए मोटिवेशन दे सकते हैं कमेंट के ही माध्यम से। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो रही है अथवा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधोलिखितेषु किम प्राक पठन गतिविधि सहायम भवति। प्राक का मतलब होता है पहले, और पठन गतिविधि यानी कि पढ़ने की गतिविधि करने से पहले निम्न में से कौन सा सहायक साबित होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि व्याकरणिक संरचना नाम शिक्षणम, यानी कि पढ़ने से पहले, मान लीजिए कोई पाठ है, एज ए टीचर आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे पहले कौन सा इसमें सहायता करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथा विकल्प दिया गया व्याकरण की संरचना शिक्षण में। देखिए, प्राइमरी स्तर पर यह कहा जाता है, एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे को अलग से व्याकरण नहीं बताना है, अलग से ग्रामर नहीं बताना है, बल्कि जो कुछ भी उसके पाठ में है उससे ही जोड़ करके बताना है। जैसे कि पाठ से जोड़ करके कैसे बताना है, ध्यान से समझिएगा। मैं बच्चे को कहानी सुना रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चे को खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से ही सिखाना है। तो मैं मान लीजिए बच्चे को एक कहानी सिखा रहा हूं और इसी के दौरान व्याकरण भी पढ़ाऊंगा। कैसे, ध्यान समझिएगा। मैं बच्चे को कहानी सुना रहा हूं कि एक समय में एक राजा था, वह शिकार पर जाया करता था, अचानक से उसके सामने एक शेर आ गया। मैं बच्चों को यह बताऊंगा कि देखिए बच्चों, ये सभी घटनाएं पहले से घटित हो चुकी हैं। तो जो घटनाएं पहले से घटित हो चुकी होती हैं उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। तो कहीं ना कहीं कहानी के माध्यम से मैंने बच्चे को टेंस पढ़ाया, काल पढ़ाया। अब इसी में बच्चे को आप कर्ता बता सकते हैं, इसी में बच्चे को आप हिंदी का स्ट्रक्चर बता सकते हैं। ये सब कुछ व्याकरण के नियम आप कहानी के माध्यम से ही बताएंगे, अलग से नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि पठन गतिविधि से पहले, प्राक मतलब पहले, कहा जा रहा है कि व्याकरण की संरचना। तो जब बच्चे को पाठ पढ़ाया ही नहीं गया, जब बच्चे को कहानी सुनाया ही नहीं गया, उससे पहले व्याकरण कहां बताएगा बच्चों को, क्योंकि एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे को व्याकरण पाठ के साथ पढ़ाना है, और पाठ पढ़ाने की गतिविधि अभी शुरू नहीं हुई है, उससे पहले व्याकरण बच्चा नहीं सीखेगा। ये गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, छात्रान पाठ सारांश्याम निर्देशनम, यानी कि छात्रों को पाठ का सारांश बताने के लिए निर्देशित करेंगे। अब बच्चे को मैंने पाठ पढ़ाया ही नहीं है, एज ए टीचर पढ़ाने से पहले क्या बच्चे उस पाठ का सारांश बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, भावानुवाद कृत कस्य उपयोगम, यानी कि भाव का अनुवाद, यानी कि जो चैप्टर है, जो पाठ है, उसका अनुवाद करने के सेंस में कहा जा रहा है। तो ये भी कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है जब बच्चे को पाठ पढ़ाया नहीं गया है? तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, पूर्वानुमान कृत कस्य उपयोग। अब ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है, ध्यान से समझिएगा। मैं बच्चे को पाठ योजना के दौरान ही बता चुका हूं कि बच्चे आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे को तो पता है ना कि आज हम लोग शेर की कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चे से यह कहा जा सकता है कि आप अनुमान लगाइए कि इस कहानी में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। आप बच्चे को बता सकते हैं कि इसमें ये कैरेक्टर है, अब बताइए कि इस कहानी में क्या हो सकता है। यानी बच्चा कहीं ना कहीं कहानी सुनने से पहले, पाठ को पढ़ने से पहले, कहानी सुनने से पहले वो एक अनुमान लगा सकता है कि इस कहानी में क्या हो सकता है। वहीं तो दिया गया है कि पूर्व अनुमान कृत से उपयोग, यानी कि यही सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाठ निबद्ध क्रियाणाम विचरणाम च पात्रवत प्रेक्षकवत च लेखनम अंतः धारयन्ति। कहा यह जा रहा है कि एक पाठ का निबंध लिखने के दौरान, निबंध लिखने की क्रिया के दौरान
आप मान लीजिए, आप विचार कर लीजिए, देखिए विचारणाम यानी कि आप मान लीजिए कि आप पर्टिकुलर एक कैरेक्टर हैं, यानी आपको एक कैरेक्टर प्रेक्षित कर दिया गया है, यानी कि आप उस कैरेक्टर में ढल गए हैं और तब आपको उस कहानी को, उस निबंध को लिखना है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, इस प्रकार का प्रश्न क्या कहलाता है? जैसे कि आपको मैं समझाऊं, आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आप ये मान लीजिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत में गरीबी को दूर करने के लिए या फिर बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप एज ए प्रधानमंत्री कौन कौन सा कदम उठा सकते हैं। तो यहां पर आप वो कैरेक्टर नहीं है, आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन आप अपने आप को प्रधानमंत्री मानते हुए आपको निबंध लिखना है कि आप होते प्रधानमंत्री तो कौन कौन सा कदम उठाते। इस प्रकार के प्रश्न को क्या बोला जाता है? तो इसे हम लोग एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न बोलते हैं, जिसे संस्कृत में वाग्विस्त्रितान प्रश्न बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।